स्टार्ट करते हैं 7। A nail is located at a certain distance vertically below the point of suspension of a simple pendulum. ओके जैसे मान लीजिए सिंपल पेंडुलम है ये और यहाँ पर एक नेल है ऐसे करके, ये सिंपल पेंडुलम है और यहाँ पर एक नेल है, नेल का मतलब खूंटी। ओके the pendulum is released from the position where the string is angle 60 degree। यहाँ से इस पेंडुलम को हम रिलीज करते हैं from the vertical, calculate the value of x if distance of the nail from the point of the suspension is x by 10। ओके ये जो डिस्टेंस है ये x by 10 है, x by 10 such that bob just perform revolution with the nail as a center। okay assume the length of the pendulum is 1 meter। हाँ x by 10 distance from point of suspension था ना। हाँ x by 10 तो वहां से ही होना चाहिए था जहाँ से हमने बॉब को रिलीज किया है। ना ये तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, देखो ये तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ऐसे ऐसे, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, और ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिस्टेंस ऑफ नेल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये तो हो गया नेल, नेल का मतलब ऐसे खूंटी है, और ये हो गया 1 मीटर, और ये x by 10 है, तो आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसे 60 डिग्री पे यदि आप इसे छोड़ते हो तो मोशन किस प्रकार की होगी ये आप देख लो, है ना। जब आप इसे रिलीज करोगे ऐसे करके, when you will release it, so what will happen, ये ऐसे आएगी, रस्सी क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और यहाँ पे तो खूंटी है। ओके तो ये तो मान लिया, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो x by 10 ही मान लेते हैं, है ना। तो अब ये जो बॉब आएगा यहाँ से ऐसे करके, तो इसकी कुछ स्पीड आ जाएगी v। तो सबसे पहले हाँ, और फिर इस खूंटी के अबाउट ये राउंड ऐसे इस सर्किल में इसके अबाउट रोटेट करेगा। बात समझ में आई। तो ये कह रहा कोनिकल वाला मोशन होगा ना। ना आप समझे नहीं अभी। अरे जैसे ऐसे यहां से यूं करके टांगा है आपने, ऐसे यहां से छोड़ा है तो यूं आएगा, और यहाँ पे खूंटी है, तो जब आएगा तो इस खूंटी के अराउंड, इस खूंटी के अराउंड आएगा, यूं घूमेगा इस खूंटी, यहाँ पे खूंटी लगी हुई है, तो ये तो जब आएगा ये तो फिक्स हो जाएगा, ये तो फिक्स हो जाएगा। अब ये जो होगा ये v वेलोसिटी आएगी और ये इसके अबाउट रोटेट करेगा ये। तो अगर जो ये डिस्टेंस x by 10 है और ये टोटल 1 है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी, और जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, रेडियस 1 माइनस x अपॉन 10। क्लियर है क्या बात। तो ध्यान से देखो, तो यदि ये सेंटर ऑफ सर्किल अब बन गया और इसकी रेडियस इतनी है, तो ये इसके अबाउट u रोटेशन करेगा, तो सर्किल कंप्लीट करने की जो कंडीशन जो होनी चाहिए, जो v स्पीड होनी चाहिए, ये √5gr होनी चाहिए। जब तो सर्किट कंप्लीट करेगा तो v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, √5g और r की वैल्यू 1 माइनस x अपॉन 10 होनी चाहिए। क्लियर है क्या बात। अच्छा ये v स्पीड निकलेगी कैसे, ये v स्पीड निकलेगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, समझे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे, देखो जब आपने इसे यहां से रिलीज किया तो यहां पे जाकर के ये जब इसकी स्पीड v आएगी, तो ये तो है थीटा और ये है l, तो ये हो जाएगा l cos थीटा। ओके और ये टोटल है आपका l, तो ये जो h आएगी h, ये है ना, ये h, तो h कितनी हो जाएगी, l माइनस l cos थीटा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट A और B लगा देंगे। क्या यहाँ पे तो u कितना रहेगा 0, और इसे ले लेंगे रेफरेंस, तो Ka प्लस UA इज इक्वल टू KB प्लस UB। तो Ka तो 0 हो जाएगा, और UB यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी से रेफरेंस ले लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो mgh, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आएगी वो आ जाएगी ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी 0। क्लियर है क्या बात।
तो जो v स्क्वायर होगा वो 2gh के बराबर, और v स्क्वायर v जो होगा वो √2gh, और h की वैल्यू जो होगी वो l 1 माइनस cos थीटा होगी। क्लियर है क्या बात? तो सर मुझे इसमें एक चीज और पूछनी थी कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती है? अच्छा, यदि ये रेफरेंस है तो इसके ऊपर जो कोई पॉइंट ले, यहाँ पे मान लिया 2 मीटर है और यहाँ 2 kg का ब्लॉक है, तो अब रेफरेंस के ऊपर जाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो प्लस mgh होती है। लेकिन रेफरेंस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि h 0 हो गई, यदि आप नीचे जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh हो जाती है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम माइनस का लफड़ा पालेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, हम रेफरेंस जो लोएस्ट पॉइंट है उसे रेफरेंस ले लेंगे हमेशा, तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी हमारी। आप देखो यहां तक कॉपी करो पहले।
Yes, sir. Clear. ठीक है ना। तो अब L जो होगा यहाँ पे 2 इंटू 10 इंटू 1 मीटर हो जाएगा। L तो 1 मीटर दे रखा है और ये cos 60 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 60 1/2, तो ये हो जाएगा आपका √10, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे √10 इज इक्वल टू 50 1 माइनस एक्स अपॉन 10, ये कट के आ जाएगा 50 1 माइनस एक्स अपॉन 10, ये कट तो हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 10, x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 8 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करते हैं। Yes, sir. ठीक है भाई, तो ये Hmm. तो इससे अगला वाला सवाल तो बहुत ही अच्छा है एडवांस के लिए। है ना, पढ़ो एक बार सवाल क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में एक सेमी सर्कुलर वर्टिकल रिंग है, सेमी सर्कुलर वर्टिकल, और ये पॉइंट बोल रखा है, और इस सेमी सर्कुलर वर्टिकल रिंग की रेडियस जो है, ये तो सेंटर हो गया, और इसकी रेडियस है r। ओके, और इसमें एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ थी वो थी 3r/4, इतनी नेचुरल लेंथ है इसकी। क्लियर है क्या बात। अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग के एक टर्मिनल को तो यहां पे फिक्स कर दिया, और इसे थोड़ा सा खींच के हमने एक पॉइंट मास को यहां पे लगा दिया। क्लियर है क्या बात। ऐसे करके पढ़ो एक बार सवाल, पढ़ो पढ़ो पढ़ लो आराम से। ठीक है भाई, तो जब हमने यहां पे लगा दिया तो अब ये इस तरीके से है कि ये एंगल जो है 60 डिग्री है। अब बोर्ड पे देखो, यदि मैं इसे मिला दूं तो ये बताओ, यदि ये डिस्टेंस r है तो ये हमारी भी डिस्टेंस r ही होगी। तो यदि ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए, तो ये 60 डिग्री है इसके सामने, तो इसके सामने ये भी 60 डिग्री होगा नहीं होगा, बोलो। और यदि ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब मेरे को ये बताओ, इस ये तो मास एमएस का पॉइंट पी है, ओपी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी,
ओ की डिस्टेंस वेरी गुड। तो जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, नेचुरल लेंथ कितनी थी भाई? ये थी 3r/4। और अब हमने स्प्रिंग की यदि आप लेंथ देखो तो ये r हो गई। इसका मतलब इसमें क्या खिंचाव उत्पन्न हो गया, यानी कि एक्सटेंशन हो गया। तो एक्सटेंशन हो गया, तो जब आप इसे यूं खींचोगे तो स्प्रिंग जो फोर्स लगेगा वो इस तरीके से लगेगा। बात समझ में आ रही है नहीं? मैं इसे यहां से साफ कर देता हूं। अब बोर्ड पे देखो, अब मैं दोबारा चित्र बनाऊंगा इसका, है ना? तो यानी कि इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा, ध्यान से देखो, जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द स्प्रिंग ऐसे लगेगा, एफ लगेगा, नहीं लगेगा? स्प्रिंग फोर्स, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स। और बता सकते हो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? k into x। व्हाट इज x? x इज द इलोंगेशन। तो इलोंगेशन कितना होगा x में? टोटल अभी ये डिस्टेंस कितनी है? हाँ, r minus 3r/4 is equal to r/4 is the elongation। तो जो फोर्स होगा k into r/4 होगा। लेकिन इसमें k की वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में वो mg अपॉन r दे रखी है। तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो mg अपॉन r इंटू r/4 यानी कि mg अपॉन 4 स्प्रिंग फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा? इधर लगेगा। अब देखो, ये जो रिंग है इसके अंदर या कोई भी पॉइंट मास है, ये तो घूमेगा ऐसे ही अलोंग द सर्कमफेरेंस घूमेगा। क्लियर है के बाद? तो आप मेरे को ये बता दो कि इस रिंग पर फोर्स कितने लगेंगे? बस बस बस, एक तो लगेगा mg, बिल्कुल सही बात है। एक लगेगा स्प्रिंग फोर्स जो कि मैंने दिखा रखा है, और जो नॉर्मल लगेगा इट विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ऐसे करके, है ना? इफ दिस द टेंजेंट एंड दिस इज mg, so this is it would be the normal force and this will it would be the mg। is it clear? ओके, तो हमें पूछना है, देखो, जो इसका एक्सेलरेशन आएगा वो अलोंग द टेंजेंट आएगा। तो हमें अलोंग द टेंजेंट इस पे नेट फोर्स निकाल लेना है। तो बोर्ड पे देखो, यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? ये भी 60 डिग्री होगा। तो इधर की ओर जो फोर्स लगेगा वो, और ये लगेगा आपका 60 डिग्री। बोलो, तो अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट पहले देख लो आप, फोर्स, नेट फोर्स कितना होगा भाई? बता सकते हो? साइन, एक तो mg साइन 60 प्लस स्प्रिंग फोर्स का साइन 60। बात समझ में आती है नहीं? कॉपी करो यहां तक। ठीक है, तो आपकी छुट्टी है क्या? 1 बजे के बाद आ जाता हूँ। ठीक है, और इसकी फोटोकॉपी लिख लो, अभी मैंने पढ़ा रखा है तो वो काम कर, फिर मैं ऐसा कैसे करूँ? तो कैलकुलस नहीं आ रही इसमें, वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है क्या? चल, तो कोई बात नहीं, एक एक्सरसाइज करा रहा हूं और उसके बाद ना एक एक्सरसाइज और फॉर्म सेक्शन लगा रहा हूं, है ना? सही रहता का तो हो जाए। और केमिस्ट्री का नहीं आ नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम कॉलेज सेक्शन पढ़ा रहा हूं।
हाँ भाई, ये टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट। ठीक है भाई, तो ऐसे है, सही है बात। अब देखो ध्यान से, तो मैं इसे कैलकुलेट करता हूं, एफ नेट जो है वो कितना होगा mg, तो एम एम की वैल्यू चलो कुछ नहीं दे रखी, mg रूट 3/2, और एफएस भी कितना था mg बाई 4 इंटू रूट 3/2, तो ये आ जाएगा आपका 5 mg बाई 4 इंटू रूट 3/2 इज इक्वल टू 5/8 mg रूट 3। तो ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स। तो जब टेंजेंशियल फोर्स एफ नेट इधर की ओर आएगा, या इसे टेंजेंशियल लिख लो, तो ये एफ टेंजेंशियल है ना, तो एफ टेंजेंशियल को क्या लिख लूंगा मैं, m इंटू ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू 5/8 mg रूट 3, तो m से m कट जाएगा, तो टेंजेंशियल आ जाएगा 5/8 g रूट 3। तो यही तो निकालना था, बिल्कुल सही बात है। तो इसकी कंपेयर कर देंगे हम x रूट 3 g अपॉन 8 से, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 5। समझ में आई बात, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, मैंने आपको ये ऐसे एलएलआर बुक को लिख दिया आपको, ये सेकंड मॉड्यूल में देखना ठीक है। तो ये तो x की वैल्यू आ गई, अब नॉर्मल की वैल्यू निकालते हैं। हाँ इस डायरेक्शन में देखिए, नॉर्मल में हाँ तो कितना आएगा n प्लस, ऐसे लिखेंगे देखो एक मिनट, एफ नेट टुवर्ड्स सेंटर, बहुत जरूरी है लिखना, क्योंकि अभी यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या 0 है, इसलिए n प्लस एफ एस कॉस 60 माइनस mg cos 60 is equal to net force toward the center will provide required centripetal force। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है 0 है, तो ये v 0 हो जाता है,
इस वजह से जो नॉर्मल आएगा वो mg cos 60 माइनस fs cos 60 है। क्लियर है क्या बात? तो mg माइनस है क्या आगे कर दिया मैंने हाँ हाँ, तो कितना आया बाय 3 आ रहा है mg बाई 4, तो ये आ गया 8, ये आ गया 4 mg माइनस mg, तो 3 mg बाई 8 सही है। तो y की वैल्यू आ गई 3, लेकिन उसने x प्लस y की वैल्यू पूछी है, तो ये हो जाएगी 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 विल बी द करेक्ट आंसर। सही है बात? हाँ, ये तो मतलब सही क्वेश्चन है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करो, साफ कर दूं ना? 10 और 12 कर अच्छा 10 और 12 करना है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? पार्टिकल मूव्स अलोंग द प्लेन ट्रैजेक्टरी y x विद वेलोसिटी v whose modulus is constant। तो डायरेक्शन तो बदल रही है वेलोसिटी की, लेकिन उसकी स्पीड यानी कि मॉडुलस सेम है। फाइंड द कर्वेचर रेडियस ऑफ द ट्रैजेक्टरी एट द पॉइंट x is equal to 0 if the trajectory y is equal to x square by 10। तो ध्यान से देखो, ये है y और ये है x। तो कोई पार्टिकल इस पाथ पर मूव कर रहा है, तो ये पाथ तो ऐसा होगा पैराबोलिक, सही है। तो जब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय AR के बराबर होता है। दिस द रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। तो जब वो यहां पर है, बता रहे ना x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 होगा तो y भी कितना होगा 0 0, यानी कि पार्टिकल जो है मास m का वो यहां पर मूव कर रहा है। तो इस पॉइंट पर यहां पे सेंटर होगा और उस कर्व की जो रेडियस होगी वो आपको इस पॉइंट पर हमें निकालनी है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। अब देखो, यदि कोई पार्टिकल इस तरीके से यहां पे है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी सॉरी स्पीड कांस्टेंट है, तो इस डायरेक्शन में यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा 0 होगा, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। और सारा का सारा जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा ऐसे करके। और वो क्या कर रहा है? ये कर रहा है सर्कुलर मोशन इस पॉइंट पे। तो हमारे पास ये है रिलेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 10, है ना। तो आप ये देखोगे कि यदि मैं 0 0 की बात करूं तो एट 0 0 dx अपॉन dt जो है वो v है, dx अपॉन dt जो v है, और dy अपॉन dt वो 0 है, जबकि dvx अपॉन dt तो 0 है, क्योंकि ये क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, जबकि dy v अपॉन dt जो होगा वो होगा ar, है ना, रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन हम निकाल देंगे तो इसमें लग जाएंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगी। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं t के रेस्पेक्ट में। तो t के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, लिख देता हूं मैं यहां डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो dy अपॉन dt और ये हो जाएगा 2x अपॉन 10 इंटू dx अपॉन dt, तो ये हो जाएगा x अपॉन 5 dx अपॉन dt इज इक्वल टू dy अपॉन dt। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखो, अब ये हो जाएगा vy 1 अपॉन 5 x इंटू vx, लेकिन हमें तो ar निकालना है, क्योंकि रेडियस जो होगी वो स्पीड तो कांस्टेंट है और ar का मतलब रेडियल एक्सेलरेशन। इस पॉइंट पर जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो ay के बराबर होगा, यानी कि हमें ay निकालना है। तो ay निकालना है तो इसका हम डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर है क्या बात? तो dvy अपॉन dt, है ना, और ये तो हो जाएगा 1 अपॉन 5। अब यहां देखो, इसका यदि मेरे को डिफरेंशिएशन करना है इसका,
तो कैसे करेंगे, इसे फर्स्ट और सेकंड मान के करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा के। कैसे, हाँ भाई x तो एज इट इज, x तो एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ dvx अपॉन dt प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर है क्या बात? तो थोड़ा सा मैं यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं, देखो। सो dy ये हो जाएगा ay इज इक्वल टू dvy अपॉन dt इज इक्वल टू 1/5 dvx अपॉन dt की वैल्यू तो 0 है, सही है, और ये हो जाएगा vx और ये आ जाएगा dx अपॉन dt को भी हम लिख लेंगे vx, तो ये आ जाएगा vx स्क्वायर अपॉन 5 और ये आ जाएगा ay, जबकि vx जो है यहां पर vx कितना है भाई, जो ये रहा vx है ना, vx जो होगा और वो vx बराबर स्पीड के बराबर होगा, तो इसे लिख लेंगे हम v स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब ar बराबर ay इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। तो जब आपके पास यहां पर ar की वैल्यू आ जाएगी तो v स्क्वायर अपॉन 5 कट जाएगा तो आ जाएगा 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो रेडियस हो जाएगी इसकी 5 मीटर। ऐसे कर Yes, sir. सही है ना? तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बहुत सही क्वेश्चन है ये भी, है ना? इसमें देखो है कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन का ही, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगाना पड़ेगा। साफ कर दूं? हाँ, sir. ओके, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, है ना? सर 11 मैंने कर लिया, 12 करना। अच्छा 11 कर लिया, 12 करना। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, सवाल पढ़ लो। ए यूनिफॉर्म मेटेलिक चेन इज फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ मास 3 kg, लेंथ 1 मीटर, रोटेट एट ए रेट ऑफ 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। फाइंड द टेंशन इन द चेन। देखो जैसे मान लिया आप किसी चैन को ऐसे ऐसे करके घुमाओगे, तो ये जो चैन है, चैन को मैं ऐसे ही मान लेता हूं। तो ध्यान से देखना, ये जो चित्र है, ये जो डायग्राम है, ये मतलब बहुत बार आने वाला है क्लास 12 में, तो अभी भी आ रहा है। तो ध्यान से देखो, यदि ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है, और ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा होता है 2 पाई f या 2 पाई बाई टी होता है। तो हाँ, इसमें क्या दे रखा है, f दे रखा है 5 आर्क रिवोल्यूशन पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? तो यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसमें 5, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू, तो ओमेगा आ जाएगा 10 पाई और रेडियन पर सेकेंड। ये बात बताओ, ये समझ में आई नहीं है? ठीक है, ओके। तो यदि आप क्या करोगे, आप छोटे से पॉइंट मास को इसके कंसीडर करोगे इसे। अब ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, इसका चित्र भी नहीं बनेगा, तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा चित्र दिखाने के लिए इस पॉइंट मास को, यानी इस पॉइंट को, वैसे तो चेन है, ये चेन ऐसे करके है ना भाई, चेन ऐसे करके, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे करके मान लेते हैं कि हमने डीएम मास मान लिया। कितना मान लिया? डीएम मास। और ये जो एंगल बनता है, ये बनता है मान लिया डी थीटा, डीएम। तो ये जो ऐसे करके होगा, ये वाला पॉइंट मास है ना,
ये जो छोटा सा मास था, ऐसे देखो आप, ये जो छोटा सा मास था डीएम मास, और ये तो ऐसे घूम रहा है यू करके, है ना। तो जब ये घूम रहा है तो इसमें टेंशन आ जाएगा, किसमें, अरे स्ट्रिंग, इस लूप में टेंशन आ जाता है, तो टेंशन को क्या मान लेता हूं मैं, टी मान लेता हूं, और ये हो गया मान लिया नॉर्मल, और ऐसे करके डायग्राम बना लेंगे। बात समझ में आई? की डायरेक्शन कैसे क्यों लग रही है? किसकी डायरेक्शन? टेंशन की। टेंशन। अगर जो आप देखोगे इस पॉइंट पर, अगर जो ये लूप है ये होगा, तो टेंशन क्या होगी, टेंशन सीधी सीधी होगी, होगी ना होगी। Yes. यदि मैं इस पॉइंट मास को, इसमें टेंशन क्या है, टी, टेंशन की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, है ना, वो तो एफबीडी पे डिपेंड करता है। मान लिया ये रॉक है ना, ये रॉक है और इसमें टेंशन है टी, तो यदि मैं इसका एक छोटा सा पॉइंट मास कंसीडर करूंगा, ये वाला, क्लियर है क्या, ये पॉइंट मास यदि मैं कंसीडर करूंगा ऐसे यूं, तो इसमें टेंशन किधर लगेगी, इधर और इधर, Yes. है ना। और अगर जो मैं इसे बेंड कर दूंगा यूं करके, इसे बेंड कर दूंगा यूं, तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन भी अलोंग द स्ट्रिंग हो जाएगा ना, ऐसे करके। Yes. तो ये, हाँ, तो अब ये यहाँ पे ऐसे है, मान लो यू है ऐसे, वो कुछ ज्यादा ही मोड़ दिया मैंने, तो और ये क्या है, ये कुछ ऐसे है, लेकिन रहेगा तो यही शेप। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, तो यहां देखो, ये हो जाएगा डी थीटा बाई 2, आपको रट लेना इस सवाल को करने का तरीका, और ये भी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2, दोनों एंगल जो हो जाएंगे डी थीटा बाई 2 डी थीटा बाई 2 हो जाएंगे। ये क्या है, 90 डिग्री। Yes. तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये कितना एंगल होगा, 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये देखो फिर ये जो एंगल होता है ये डी थीटा बाई 2 होता है, और ये भी एंगल जो होगा ये डी थीटा बाई 2 होगा। बोलो, डी थीटा बाई 2 और डी थीटा बाई 2, छोटा दिखाई दे रहा है क्या, हाँ छोटा तो दिखाई देगा, डी थीटा बाई 2, और ये भी क्या दिखाई देगा, डी थीटा बाई 2। क्लियर है क्या बात? Yes. हाँ, ओमेगा की वैल्यू मैं लिख देता हूं, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब बोर्ड पे देखो, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा सा बना लेता हूं, ये टी है और ये भी टी है, और ये जो एंगल है ये, है ना, ये डी थीटा बाई 2 है, तो ये होगा डी थीटा बाई 2, तो टी का ये वाला कंपोनेंट होगा एक, तो टी कॉस डी थीटा बाई 2, और टी का ये कंपोनेंट होगा इधर की साइड में टी कॉस डी थीटा बाई 2, है ना। अब सेंटर की तरफ यदि मैं इस पोर्शन को डीएम मानना था, ये जो था इसका मास कितना था, डीएम था, तो फॉर डीएम मास इट इज मूविंग इन ए सर्किल, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या होगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कितना होगा भाई, टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस इसका भी साइन कंपोनेंट टी साइन डी थीटा बाई 2, और यही जो देगा वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, यानी कि डीएम आर ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आती है? तो बोर्ड पे देखो 2t sin d थीटा बाय 2 इज इक्वल टू डीएम आर ओमेगा स्क्वायर। यहां तक कॉपी करो। सेंटर की तरफ फोर्स जो लगेगा, है ना, एफ नेट, वो ये लगेगा।
अरे अरे मैंने तो इतनी देर से बंद ही कर रखा ही है चार्ज ही। मैंने किया। हाँ एक मिनट। हाँ भाई, तो बोट पे देखो, ये जो डी थीटा था टोटल एंगल, ये वेरी स्मॉल है, तो स्मॉल एंगल की वजह से डी थीटा अपॉन 2 और ये डीएम हो जाएगा, है ना, डीएम आर ओमेगा स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे देखो टी डी थीटा इज इक्वल टू डीएम इनटू आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? लेकिन अब इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई? अच्छा टोटल लेंथ एल है, तो डीएम बता सकते हो आप इसकी टोटल लेंथ कितनी है भाई? ये मिला करके एल, यानी कि 1 मीटर है। तो यहां पे देखो यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम, यूनिटरी मेथड क्या लगाएंगे? यूनिटरी मेथड कि 1 मीटर की जो मास है वो कितना है? 3 केजी। 1 मीटर का मास कितना है? 3 केजी। मैं इसे dx लेंथ मान लेता हूं, dx लेंथ मान लेता हूं, तो dx लेंथ का जो मास होगा वो कितना होगा? 3 इंटू dx, और यही किसके बराबर होगा भाई? dm के बराबर। ये बात समझ में आती है नहीं? साइन आ, यस सर। तो dm को मैं लिख देता हूं यहां पे t इंटू डी थीटा 3 इंटू dx इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? अब एक चीज और आएगी, यदि ये dx है और ये टोटल एंगल कितना है? थीटा, तो इसमें एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डी थीटा की जगह हम dx अपॉन आर इंटू 3dx आर ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, तो टेंशन जो होगा 3 इंटू, हाँ भाई 3 इंटू, मैंने क्या एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डीएम जो होगा 1 वो तो टी साइन डी थीटा था ना? है, बोलो बोलो। तो डी थीटा के साथ साइन भी तो था, साइन, साइन ऑफ डी थीटा। हाँ एंगल बहुत छोटा है इसलिए साइन थीटा को मैंने थीटा लिख दिया, साइन डी थीटा बाय 2 को डी थीटा बाय 2 लिख दिया। ठीक है। ठीक है, अब ये आ जाएगा 3 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सही है, तो ओमेगा की जो वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी भाई? ओमेगा की वैल्यू निकाली थी मैंने 10 पाई। अब मेरे को कोई रेडियस की वैल्यू बता सकता है? हाँ, क्योंकि 2 पाई आर जो है वो कितना है? 1 मीटर, तो रेडियस की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई है। क्लियर है क्या? तो जो टेंशन होगा 3 इंटू 1 अपॉन 2 पाई का स्क्वायर और ओमेगा है 10 पाई का स्क्वायर, तो 3/4 पाई स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 100/4 और ये आ जाएगा 25 तिया 75 न्यूटन। तो जो टेंशन है इट इज इक्वल टू 75 न्यूटन आ रहा है।
ठीक है, वेरी गुड। यस। चलो तो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। और उसके बाद पार्ट 3 एक्सरसाइज का। पार्ट 3 का कौन सा बेटा? 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। पढ़ते हैं इसे पहला। A stone is projected from level ground at t is equal to 0 such that its horizontal and vertical component of initial velocity are this much. Then the instant of the time at which magnitude of tangent and magnitude of normal component of the acceleration of stone are same. तो फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपने इस पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड से तो ऐसे फेंका और 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे फेंका, है ना? तो ये बन जाएगा एक प्रोजेक्टाइल और ये ऐसे जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो हमें इसमें वो इंस्टेंट बताना है जब टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन आर सेम। तो बोर्ड पे देखो, तो एक्सेलरेशन तो इसका क्या होगा? जी होगा, हमेशा जी होगा, है ना? साइन आर सही है ना? यस सर। तो ये मान लिया किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी ये ऐसे करके थीटा है, थीटा एंगल पर इसकी वेलोसिटी है। तो ये तो हो जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट और ये हो जाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो वो ये कह रहा है कि जो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। देखो, तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका जी साइन थीटा। क्लियर है क्या बात? बोलो। तो ये तो मान लेते हैं अल्फा। तो वो ये, तो इसमें नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना है? जी कॉस थीटा। और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन थीटा। तो वो ये कह रहा है कि नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा इक्वल हो जाएंगे। जी से जी कट जाएगा तो टेन थीटा 1 और थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। बात समझ में आती है? तो इसका मतलब ये इस समय ऐसी स्थिति है कि जब थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री, है ना? तो यहां पे देखो, ये v डैश मान, हाँ, ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड होगा और ये जो कंपोनेंट होगा ये भी 10 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। लेकिन वर्टिकल इनिशियल जो कंपोनेंट था वो था 20 मीटर पर सेकंड। तो आप ये बताओ O से लेके A तक का टाइम इन वर्टिकल डायरेक्शन हम कर लेंगे, इन y डायरेक्शन क्या कर लेंगे भाई? v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी 10 है, 20 10t माइनस 10t इसको 1 सेकेंड। एक तो ये, तो एक तो यहां पे आ गया 1 सेकेंड, देखो यहां से लेके यहां तक 1 सेकेंड। एक टाइम पीरियड यहां भी ऐसा आएगा कि जब टेंजेंट, ये तो हो जाएगा g, और जब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो 45, तो हाँ, तो एक तो ये वाला टाइम आएगा और ये होगा t1 और एक दूसरा ये टाइम आएगा और ये होगा t2। तो t1 और t2 दो निकाल लें। बात समझ में आती है? तो t1 तो मैंने निकाल दिया और t2 आप बताओगे कितना होगा। हाँ बेटा,
आंसर निकालो। ठीक है भाई, तो ये समझ में आई बात। तो मेरे ख्याल से हाँ, कितना आंसर आया T2? बिल्कुल सही बात। T2 जो आएगा वो 3 सेकेंड आएगा। कैसे निकालोगे बताओ? अरे T1 प्लस T2 जो होता है ये, हाँ, T1 प्लस T2 कैपिटल T होगा और ये होता है 2u sin थीटा अपॉन g, है ना, या T बराबर 2u y अपॉन g। तो y है 2 इंटू 20 अपॉन 10, तो ये जाएगा 4। तो T1 प्लस T2 जो होगा वो 4 होगा और T2 जो होगा 4 माइनस T1, 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 3 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सही है ये। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कॉनिकल पेंडुलम से रिलेटेड है ना। इसमें से सेकंड ऑप्शन ही निकला, बाकी सॉल्व नहीं हो रहा। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ, कर लेता हूँ। A heavy particle is tied to the end A of the string of length, यहाँ पे टाइट करके, और लेंथ जो है इसकी वो है आपकी 1.6 मीटर। इट्स अदर एंड O is fixed, बिल्कुल सही बात है। It revolves as a conical pendulum making angle 60 degree with the vertical। आप इसे ऐसे ले जाओगे और फिर इसे ऐसे वेलोसिटी दे दोगे
तो ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा। बात समझ में आई नहीं? यूं करके ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा ऐसे। तो हमें क्या करना है, इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज दिस। तो ये है 1.6 मीटर। घूम रहा क्या? दोबारा बोलो। तो मतलब ये नीचे नहीं घूम रहा, ये ऊपर पे है क्या? हाँ और क्या। अरे जब आप इसे क्या करोगे, ये तो हो गया ऐसे पेंडुलम, पहले आप इसे ऐसे ले जाओगे और वर्टिकल से फिक्स्ड डिग्री दोगे और फिर ऐसे नहीं घुमाना है ओके। और यूं घुमाना है यूं। तो ये यूं घूमेगा यूं, ये यूं घूमेगा और जो h होगी वो ये हो जाएगी। तो l है, तो जो h होगी वो l cos 60 यानी 1.6 इंटू 1.8 मीटर हो जाएगी। और टाइम पीरियड कितना होता है भाई? वापस कर दे दो, मैंने इसका डायग्राम बनाया। हाँ, तो t is equal to 2 pi root h upon g होती है। तो h की वैल्यू हो जाएगी 0.8 upon 10, है ना? तो अच्छे 9.8 लिख लेना इसमें जरा, है ना? ये है तो 2 pi into 4 upon 49, तो ये हो जाएगा आपका 4 pi upon 7 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? और कोई सा पार्ट आपको पूछना है इसमें? मेरी सलाह में डायग्राम बनाया, इसका आंसर नहीं आया। ठीक है, कॉपी दिस। यस। हाँ चलो मैं इसे साफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 3 में देखो आप, जो 3 में है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए मैन ऑफ मास m is traveling on a horizontal circular path radius r and an instant it is speed v and tangential acceleration is a। ओके, तो ऐसे करके हॉरिजॉन्टल सर्कल में कोई कार घूम रही है ऐसे, है ना? और यदि मैं ऐसे इसका, ये तो हो गया टॉप व्यू, ये तो क्या हो जाएगा टॉप व्यू, और ये हो जाएगा हमारा साइड व्यू, ये हो जाएगा हमारा साइड व्यू। तो साइड व्यू तो ऐसे हो जाएगा, तो कार तो ऐसे घूम रही है, यूं करके घूम रही है ना? और एक कार ऑफ मास m और रेडियस कितनी है इसकी r और मास है इसका m, तो mg और नॉर्मल तो लगेगा, साथ में फ्रिक्शन भी लगेगा which provide the required centripetal force। तो हमें the acceleration travels toward the center of the path, नहीं बिल्कुल नहीं। सेंटर ऑफ द पाथ की तरफ कैसे होगा? हाँ, एक तो इसमें r लगेगा कितना v स्क्वायर अपॉन r, और साथ में इसमें है at भी होगा, तो नेट एक्सेलरेशन at इधर की साइड में होगा भाई। सही है क्या बात? अच्छा, अब जो नेट फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा ये फ्रिक्शन फोर्स होगा। देखो ध्यान से, मतलब जो फोर्स लगेगा है ना, ये क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। हाँ, फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट सेंट्रिपिटल फोर्स देगा और फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट उसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। क्लियर है बात? The magnitude of frictional force on the car is greater than mv square upon r। Yes, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा है ना, वो होगा नॉर्मल फोर्स, रेडियल फोर्स प्लस टेंजेंशियल फोर्स। तो जो रेडियल फोर्स होगा वो mv स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर, और ये होगा m इंटू at का होल स्क्वायर। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो mv स्क्वायर अपॉन r से तो ज्यादा ही आएगा। बोलो, तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया और बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सी की।
द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड इज नॉट लेस देन a अपॉन g। अच्छा, द फ्रिक्शन इज नॉट लेस देन a अपॉन g। ओके, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये जो फ्रिक्शन है, इट शुड ऑलवेज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि म्यू एस इंटू एन के बराबर। ये हमेशा फ्रिक्शन इससे कम होना चाहिए। ये जो फ्रिक्शन है ना, ये ऑलवेज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आई? तो m में इसमें से कॉमन ले लेता हूं, v स्क्वायर अपॉन r प्लस 80 तो a स्क्वायर इज लेस देन, और ये हो जाएगा mg, m से m कट जाएगा, तो म्यू शुड ग्रेटर देन, g इसके नीचे आ जाएगा, रूट v स्क्वायर अपॉन जी आर का होल स्क्वायर प्लस a अपॉन g का होल स्क्वायर। तो म्यू शुड ग्रेटर देन, इससे होना चाहिए ग्रेटर देन। अब देखो बोर्ड पे, तो म्यू शुड ग्रेटर देन दिस, है ना, इज नॉट लेस देन a अपॉन g। इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश क्या लिखी है? द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन इज नॉट लेस देन a अपॉन g। तो यानी कि म्यू की वैल्यू हमेशा a अपॉन g से बड़ी होनी चाहिए। तो a अपॉन g से तो बड़ी होगी होगी। अगर जो v मान लिया 0 भी है, तो म्यू की वैल्यू a अपॉन g के बराबर आ जाएगी। लेकिन क्योंकि गाड़ी चलेगी चलेगी, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी वो a अपॉन g से हमेशा बड़ी आएगी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो, नहीं आया समझ में? ओके, तो बोर्ड पे देखो, फ्रिक्शन तो इतना लगेगा। मान लिया कोई कार 20 स्पीड से चल रही है और उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। लेकिन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू इंटू एम जी। इस केस में एन और एम जी क्या है? बराबर है। समझ में आई बात? अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, अगर जो मान लीजिए धीरे धीरे एक्सेलरेट हो रहा है, तो फ्रिक्शन भी धीरे धीरे मतलब लगेगा, कम लगेगा। फ्रिक्शन, इसकी स्पीड और एक्सेलरेशन और कम है, तो फ्रिक्शन और कम हो जाएगा। यदि आप इसकी स्पीड यानी एक्सेलरेशन बढ़ाओगे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी नहीं जाएगी? देख लो, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे स्पीड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ाओगे, तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू जी। अगर जो आपने स्पीड या एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और वो ये इसकी वैल्यू म्यू एम जी से भी ज्यादा हो गई, समझ में आई बात? तो गाड़ी क्या कर जाएगी? स्लिप कर जाएगी, है ना? तो कंडीशन ये होनी चाहिए, ये जो फ्रिक्शन है इट शुड लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलो, तो मैंने इसमें से m कॉमन ले लिया, तो रूट ओवर v स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू a दे रखी है क्वेश्चन में, तो इसे स्क्वायर, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी, m से m कट गया। तो जब ये नीचे जाएगा रूट में, तो क्या ये आर जी का होल स्क्वायर प्लस a अपॉन जी का होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा? तो जो म्यू है, म्यू की वैल्यू a अपॉन जी, a अपॉन जी का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन आर जी का होल स्क्वायर से ज्यादा होनी चाहिए। तो यानी म्यू की वैल्यू ये है ना a अपॉन जी। अगर जो मान लिया वेलोसिटी 0 है, भाई कार स्टार्ट हुई, सुनो मेरी बात ध्यान से, मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है और कार जस्ट स्टार्ट हुई और इसमें एक्सेलरेशन है a, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। शुरू में जब स्टार्ट होगी कार, तो स्पीड है 0 और एक्सेलरेशन है a, तो जो म्यू होगा वो कितना हो जाएगा? a अपॉन जी।
इफ v इक्वल टू 0 देन म्यू जो हो जाएगा a अपॉन g। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी और म्यू की वैल्यू हमेशा a बाय g से ज्यादा ही होगी। ये क्वेश्चन में नॉट लेस देन के फॉर्म में लिखा हुआ है कि नॉट लेस देन दिस। कॉपी करो और फोर्थ पार्ट बताओ इसका करके, फोर्थ डी ऑप्शन। ठीक है भाई, ओके नेक्स्ट। ये डी ऑप्शन कर लिया था क्या? द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे? ये कार है तो फ्रिक्शन ये है, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे? ये मान लिया थीटा है तो tan थीटा किसके बराबर होगा?
टेन थीटा जो होगा, है ना, वो हो जाएगा आपका ए आर और ए टी। तो टेन थीटा जो होगा एक मिनट, फ्रिक्शन साइन थीटा विल प्रोवाइड एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सही है, फ्रिक्शन साइन थीटा विल प्रोवाइड एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो फ्रिक्शन जो होगा म्यू इंटू एम होगा, म्यू इंटू एम, और जो साइन थीटा और एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो अब एन, एक मिनट, एन तो क्या होगा एम जी, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज एक्सेलरेशन 80, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज v। तो अच्छा, ये हमें प्रूफ थोड़ी ना करना है, ये तो गलत ऑप्शन होगा। बी और सी ऑप्शन ही होंगे, देखो आंसर। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के बारे में तो हम बता ही नहीं सकते। ऑप्शन देखना, इसका आंसर क्या क्या दे रखा है। हाँ, तो बस तो वही तो कह रहा हूं मैं, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के बारे में तो हम इसमें बता ही नहीं सकते, क्योंकि यदि ये मैक्सिमम स्पीड दे रखी होती तब हम ये सब कुछ लगाते। हमें क्या पता फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है। सही है ना बात। अगर जो ये मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्किडिंग दे रखी होती तो हम कुछ करने की सोचते, अब हमें क्या पता, है ना। ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो ए मशीन इज एन, एक चलो, हाँ भाई, ए मशीन इन एम्यूजमेंट पार्ट कंसिस्ट ए केज, केज का मतलब केज, at the end of the arm hinge at O the cage revolves vertical circle, ऐसे रिवॉल्व होती है, और ये केज है। सही है। अच्छा, और केज मतलब यू है, जैसे झूला होता है ना, झूला, झूला तो हमेशा यहाँ पे होगा तो ऐसे होगा, यहाँ होगा तो ऐसे होगा, है ना, और जब यहाँ पे होगा तो झूले में ऐसे होता है, और यहाँ पे झूला ऐसे हो जाएगा। तो आप तो हमेशा ऐसे ही बैठे रहते हो झूले के अंदर, नहीं, ये ऐसे इन मोस्ट ऑफ द इंस्टेंट ऐसे ही बैठे रहोगे केज में। तो ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट लीनियर स्पीड से यूं घूम रहा है, कांस्टेंट से, है ना। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट, और ये वर्टिकल प्लेन में है, और ये हो गया इसका सेंटर, और v की जो वैल्यू है वो ऐसे हो जाएगी ना v, तो रूट आर जी है, बिल्कुल सही बात है। द केज इज अटैच्ड दैट मैन वेट, मैन का वेट है w, वेट, और यहाँ पे उसके नीचे ना एक वेइंग मशीन रखी हुई है, यहाँ पे ऐसे करके वेइंग मशीन है, यूं करके, ठीक है, वेइंग मशीन है ऐसे। का कंपोनेंट के साथ में लग रहा होगा तो वेइंग मशीन टी प्लस नॉर्मल दोनों कम करेगी क्या? नहीं, एक मिनट मैं कर लेता हूं, है ना, मैं कर लेता हूं, मैं बता देता हूं जो भी होगा। रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन निकालनी है हमें, तो आप क्या करोगे, आप इस वेइंग मशीन के अंदर यहां पे बैठ जाओगे, बोलो। तो आप जो बैठोगे, आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ जाओगे। तो हाँ, तो इसमें जब आप फोर्स लगाओगे विद रिस्पेक्ट टू केज, विद रिस्पेक्ट टू केज, ये तो है ऑब्जर्वर और ये है मैन, तो जब आप इसका एफबीडी बनाओगे, है ना, तो
तो बोर्ड पे देखो, इस पे कितने फोर्स लगेंगे? एक तो लगेगा mg और एक लगेगा नॉर्मल। और क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ar इधर की ओर होगा, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो r ओमेगा स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर अपॉन r, एक एक्सेलरेशन ऐसे भी होगा। मान लीजिए किसी समय थीटा यहां पर है, तो ये थीटा, तो ये इतने फोर्स लगेंगे और ये लगेगा mv स्क्वायर अपॉन r। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ये है। तो अब बोर्ड पे देखो, तो जो रीडिंग होगी वेइंग मशीन की, वो किसके इक्वल होती है? नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल। विद रिस्पेक्ट टू के, ये जो वेट, ये W लग रहा है यहां पे, विद रिस्पेक्ट टू के ये मैन क्या है? इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब ऊपर की ओर फोर्स जो होगा वो mv स्क्वायर अपॉन r cos थीटा इक्वल टू W होगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो W माइनस mv स्क्वायर अपॉन r cos थीटा के इक्वल होगी। तो अब ये देखो, ये जो थीटा है, अब थीटा यहां से लेके यहां तक, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 180 डिग्री तक जा सकती है। इस बात का आप ध्यान रखना, है ना? अब पढ़ लो ऑप्शन। द रीडिंग ऑफ इट्स वेट ऑन द मशीन इज सेम एट ऑल पॉइंट। नहीं, ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। द वेट रीडिंग एट ए का मतलब यहां पर, the weight reading at A is greater than the weight reading at E। है? क्या कर रहे हो? तो ये मैं आगे भी ट्राई करूंगी, मैंने इसमें एलपीडी में थोड़ा गलत अच्छा, कर दी थी। ठीक है, then you can try, okay? यस। हाँ, तो एमपीडी बनाना इंपॉर्टेंट चीज है। विद रिस्पेक्ट टू केज बनाओगे और नॉर्मल रीडिंग के बराबर होगी, और थीटा बीटा की वैल्यू आप रख के देख लेना। सही है? हाँ। वेरी फिफ्थ, ये तो मैंने कराया था आपको। सर इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो एनए और एनबी सेम होना चाहिए। एनए और एनबी सेम होना चाहिए, क्यों? अरे ये बड़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये छोटी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये फ्लैट है, ये फ्लैट है। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी वो आर ए आएगी, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी वो आर बी आएगी। आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, और जब स्पीड चलेगी यहाँ से बी से, और जब यहाँ पे बी से चलेगा, तो इस पे फॉर्मूला फोर्स कितने लगेंगे? mg और नॉर्मल, समझे? यस। तो mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन ra। तो जो na होगा वो कितना होगा? mv स्क्वायर अपॉन ra। इसी तरीके से nb जो होगा mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन rb। अब ये बताओ, ra बड़ा है rb? ये बड़ा है, तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। इज द आंसर। दूसरी बात, और इससे भी आप कंपेयर करिए, है ना? ये तो कितना होगा? mc। तो mc जो होगा वो हमेशा mg के बराबर होगा। तो mc तो ma से भी बड़ा होगा, और mc तो mb से भी बड़ा होगा। और mc is greater than na is greater than nb. This is the relation. सर एक वाले में सिर्फ पहली ऑप्शन नहीं समझ में आ रही कि वो कैसे कमेंट करेंगे। कौन सा वाला बेटा? तो 8 का पहला ऑप्शन। ओके, एक बार मैं पढ़ लेता हूं सवाल 8 में। पार्टिकल इज अटैच्ड टू एन एंड ऑफ एन rigid rod. Other end of the rod is hinged and always remain horizontal. Its angular speed is increasing at
constant rate, other end of the hinge and the rod rotates always remaining horizontal. It's actually at a rate. The mass of the particle is m. The force exerted by the rod on the particle F. तो ऐसे ही पार्टिकल इज अटैच्ड, यहां पे एक पार्टिकल अटैच्ड है ना, और यहां पे तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है, तो रॉड ऐसे घूम रही है u, इट्स एंगुलर स्पीड इंक्रीजिंग, और ये ओमेगा जो है ये ओमेगा इंक्रीज कर रही है। क्लियर है? Yes, sir. Mass of particle is m. The force exerted by the rod on the particle F is then F is greater than mg. F is constant. The angle between F and horizontal plane decreases. कौन सा ऑप्शन? A वाला। हमें क्या पता है F greater than mg है? मुझे नहीं पता। F तो ऐसे रहेगा, तो there is no relation between F and mg, ठीक है ना? क्योंकि F तो केवल mr ओमेगा स्क्वायर होगा बस, हाँ। तो पता नहीं है इसमें। F इज कांस्टेंट नहीं, F तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये ओमेगा बढ़ रही है तो F भी बढ़ रहा है। द एंगल बिटवीन F एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन डिक्रीजेस। बाकी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Particle starting from rest at the highest point slide down the outside of the smooth vertical track. It's falling. When it leaves the track, its vertically fall is h and the linear velocity v. The angle made to the radius at that point from the theta. Now consider the following observation. ऐसा है, एक ये सर्कुलर ट्रैक है और ये वर्टिकल है ऐसे करके, और यहां से आपने इसे पार्टिकल को छोड़ा और u बराबर 0 से छोड़ा, तो यहां पर आकर के वो ये कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी v हो जाती है और ये एंगल थीटा हो जाता है, और यहां पे आकर इसमें फोर्स कितने लगेंगे mg और नॉर्मल रिएक्शन। और कोई फोर्स लगेगा क्या इस पे, बताना। तो और इसकी स्पीड कितनी हो गई भाई v, ये हो जाएगा थीटा। तो सेंटर की तरफ फोर्स जो होगा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r होगा। वो कह रहा है ये छोड़ देता है, तो सरफेस को लीव करने की जो कंडीशन होगी नॉर्मल 0, तो mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू rg cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये अब हम बात करते हैं पहली ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, अच्छा तो रेडियस अब मैं देख लेता हूं, इसमें मतलब निकालना पड़ेगा अपने को। देखो, आफ्टर लीविंग द सर्कुलर ट्रैक पार्टिकल विल डिस्क्राइब ए पैराबोलिक पाथ। तो फोर्थ तो करेक्ट है, मतलब फोर्थ तो हमेशा करेक्ट है ना। अब इसमें कह रहा है ओनली 2, ओनली 3, फर्स्ट एंड 3 आर करेक्ट। लेट्स सी। सो डोंट सी द ऑप्शन, कैलकुलेट योर डेटा। ओके, सो हाउ डू यू फाइंड, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था आपको नोट्स में, कराया था ना साइना? हाँ, तो ये जो H होगा A पॉइंट और B पॉइंट, इसे रेफरेंस मान लेना, तो ये B मान लेना और ये A हो जाएगा। तो KA प्लस UA इज इक्वल टू KB प्लस UB। KA 0, UB 0 है ना, तो MGH इज इक्वल टू हाफ MB स्क्वायर। ये बात समझ में आती है? तो VB स्क्वायर जो होगी 2GH होगा, और VB स्क्वायर जो होगा 2GH। कितना लिखूंगा इसे R, ये हमारा R और ये हमारा R cos थीटा। तो 2GH R माइनस R cos थीटा। तो VB स्क्वायर जो होगा हो जाएगा 2GR 1 माइनस cos थीटा। तो यही तो है VB स्क्वायर, तो दोनों को बराबर रख लेंगे।
2gr1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू rg cos थीटा, ठीक कट जाएगा, 2 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 2, तो cos थीटा की वैल्यू 2/3 होनी चाहिए, बोलो। और h, तो h की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी r1 माइनस cos थीटा, तो रेडियस कितनी है 3.3 मीटर और 1 माइनस 2/3 तो 0.1 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? एक तो फर्स्ट ऑप्शन सही है और एक फोर्थ ऑप्शन सही है। तो अच्छा वीवी निकालनी पड़ सकती है अपने को, तो वीवी जो होगा वो √2gh होगा और √2 मीटर पर सेकेंड, सही है ना। तो v की वैल्यू √2 मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि थर्ड सही है, फर्स्ट सही है, फोर्थ सही है। तो ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है। हो गया मैथमेटिक, तो रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन तो है ही, तो वो पढ़ेगी क्या तुमने? तो रिलेटिव मोशन के लिए लो, चलो केमिस्ट्री पढ़ना तो थोड़ा सा रिलैक्स नेक्स्ट बताओ। उसके बाद 10th वाला। ओके क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पार्टिकल मूव्स along a horizontal circle such that the radial force acting on is directly proportional to square of time। मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसे है और जो रेडियल फोर्स जो होता है वो mv² होता है, इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके तो m और r तो कांस्टेंट होंगे, तो v² = kt², तो v इज प्रोपोर्शनल टू √k इज डायरेक्टली, इसे ct लिख लूं क्या? ऐसे है देखो, तो ये जो स्पीड है ये v है, और यदि इसमें at की बात करूं तो dv/dt आएगा, तो जो dv/dt आएगा वो कांस्टेंट आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है? टेंजेंशियल कांस्टेंट है ना। तो टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, गलत है। तो टेंजेंशियल फोर्स जो होगा m × at होगा और m × c फॉर कांस्टेंट,
तो Ft जो है वो कांस्टेंट है बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। हाँ। सही है। अब हम बात करते हैं बी की, पावर डेवलप्ड बाय द टोटल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जो पावर होती है वो होता है एफ डॉट वी, या रेट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बोलो, रेट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो d अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो m/2 तो आ जाएगा कॉमन, d अपॉन डी टी और v स्क्वायर m/2 2v dv अपॉन dt, दिस इज dv अपॉन dt, दिस इज mv एंड at। तो at तो क्या है, at तो कांस्टेंट है, तो mcv और v की वैल्यू है ct, m इंटू ct, तो पावर जो हो गई mc स्क्वायर t, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बिल्कुल सही ऑप्शन है। यस सर। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं अपन। थर्ड ऑप्शन, हाँ भाई, सी ऑप्शन में एवरेज पावर निकालनी है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला पता है आपको, साइन टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहां से लेके t इक्वल टू 0 से लेके एवरेज का मतलब होता है कि नहीं दो टाइम इंटरवल के बीच, यहां पे स्पीड v आ गई है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल टाइम t। तो इनिशियल तो 0 थी, फाइनल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टी। तो ध्यान से देखो, m अपॉन 2t इंटू वी स्क्वायर, तो जो v है वो होगा सी टी के स्क्वायर के इक्वल, तो m अपॉन 2t c इंटू टी का स्क्वायर, तो m c स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी। तो एवरेज पावर भी किसके इक्वल प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t, यानी कि बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन रॉन्ग है। डी वाले मैंने सॉल्व कर लिया। हाँ, डी वाला आपने सॉल्व कर लिया, सही बात है। यस सर। ठीक है भाई, तो मैं इसे साफ कर देता हूं। नेक्स्ट बताओ। कंप्रेंशन 2, वेरी गुड। कंप्रेंशन 2 में देखते हैं अपन क्या है। स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m is projected horizontally from the top of the smooth fixed hemisphere, radius r, speed u, और u जो है u is greater than root gr. It does not slide on the hemisphere, leave the surface at the top itself. बोर्ड पे देखो, ये ऐसे रखा हुआ है वहां पे, आपने इसमें झटका मारा और इसकी स्पीड आ गई b, और ये ऐसे चला गया u, तुरंत के तुरंत छोड़ दिया। सही है बात। तो मेरे को बता दोगे u नॉट ऐसे कितनी होगी। देखो यहाँ एक तो लग रहा है इसमें mg, एक नॉर्मल, सही है। तो मान लिया ऐसी स्पीड इसकी u नॉट है कि तुरंत के तुरंत यहाँ पे छोड़ देता है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, बता सकते हो। हाँ, कितना होगा, इज इक्वल टू mg माइनस n, और यही क्या प्रोवाइड कराएगा इसे, mv स्क्वायर अपॉन r। लेकिन एट v इज इक्वल टू u नॉट, u नॉट की वैल्यू मतलब रूट जी आर। नॉर्मल रिएक्शन, इट लीव द कॉन्टैक्ट, लीविंग द कॉन्टैक्ट, द कंडीशन ऑफ लीविंग द कॉन्टैक्ट इज n is equal to 0. So mg minus 0 is equal to m gr
अपॉन आर, क्या कर रहा हूं मैं, सर यहाँ पे कोई 2GR दिया हुआ है कहां पे, पहले पार्ट। अच्छा अच्छा, इफ u इज इक्वल टू 2u नॉट, हाँ मतलब यानी कि इसका मतलब ये है, ये तो हमें पहले ही पता था, इसमें देने की क्या जरूरत थी, रूट जी आर, तो ये तो हम निकाल ही लेंगे, मतलब इफ ऐसे लिखेंगे, देखो इफ एट टॉप इट लीव्स द सरफेस, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल इज इक्वल टू 0, उस समय यू नॉट मान लेता हूं मैं, तो mg इज इक्वल टू mu स्क्वायर अपॉन r, तो m से m कट गया, तो u जो होगा यानी कि u नॉट जो होगा वो रूट जी आर हो जाएगा, तो इसमें दे दिया बस, इसमें दे दिया, वो तो हम निकाल भी सकते थे अगर जो नहीं देता, लेकिन कंप्रेंशन जो पैराग्राफ आता है उसमें वो कुछ चीजें दे देता है, तो उसने बता दिया कि भाई ऐसा है, चलो हम नहीं मान लिया ऐसा है। अब जब आप इसे ज्यादा वेलोसिटी दोगे टू यू नॉट, तो ये यहां पे जाकर के गिरेगा कहीं पे, है ना, तो हमें क्या निकालना है, हमें ओपी निकालना है, ये निकालना है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये जो एच आएगी ये आ जाएगी इसकी आर, तो जब ये ऐसे फ्लाइट करेगा तो पैराबोलिक मोशन करेगा, तो जो टाइम होगा, है ना, मैं यहां लिख देता हूं, फोर्थ ऑप्शन के क्वेश्चन के लिए u इज इक्वल टू 2u नॉट है, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 2h अपॉन g होता है, 2r अपॉन g, तो जो रेंज होगी s बराबर ut से 2u नॉट इंटू रूट 2r अपॉन g, और जो u नॉट होगा वो कितना होगा, रूट जी आर रूट 2r अपॉन g, तो यहाँ पे 2U नॉट है। हाँ 2u नॉट लिखा है ना, हाँ, तो 2 रूट 2 इंटू आर, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज ओपी, 2 रूट 2 आर। ठीक है भाई, yes, sir. तो साफ कर दो इसे, अभी तो फिफ्थ और सिक्स कर लोगे, Yes, sir. अच्छा Sir, comprehension 3 में एक वाला था। अब मेरे को थोड़ा पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, comprehension 3, a bus is moving with acceleration this, ball is tied with a rope, the vertical as shown, ओके, ये कार है और यहाँ पे ऐसे रस्सी बांधी, तो जब हम इस पे बैठेंगे, इस कार का एक्सेलरेशन 3g/4 है ना बात, ओके ओके ओके, गुड 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 गुड, सुनो ये मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, आप ऐसे देखो, आप इसे छोड़ दो, आप केवल और केवल सिंपल मोशन ऑफ ए पेंडुलम इन वर्टिकल सर्किल समझने की कोशिश करो, इसे छोड़ दो, इधर देखो, यदि ये मास m है, आपने इसे वेलोसिटी दे दी कितनी, वेलोसिटी दे दी √5g, l से ज्यादा दे दी, मान लिया इसकी लेंथ l है, तो क्या करेगा, पूरा सर्किल कंप्लीट करेगा, तो रस्सी में इसे मान लेते a, इसे मान लेते a, इसे मान लेते b, इसे मान लेते c, इसे मान लेते d, इसे मान लेते e, है ना, तो सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर होगा बताओ, ए पर, और सबसे कम कहां पर होगा, हाँ सब टी यहाँ तो मिनिमम होगा, और जो सी होगा यहाँ
यहाँ पर तो मैक्सिमम होगा और यहाँ पर मिनिमम होगा। ये बात समझ में आती है नहीं? Yes, sir. बिल्कुल सही बात है। तो बोर्ड पे देखो, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है वो कितना है, किधर की ओर है, नीचे की ओर। Yes. तो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है नीचे की ओर है, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट हो गया, ये लोएस्ट पॉइंट, और ये हो गया आपका हाईएस्ट पॉइंट। बात समझ में आई नहीं? तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन जो होगा, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन अब इसमें क्या है, जब आप इसमें बैठोगे, अब इस पेंडुलम को छोड़ दो। अब ये बताओ, जैसे मान लिया आपने एक मास m की कॉइन को कंसीडर किया, तो विद रेस्पेक्ट टू कार इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा बता सकते हो? mg और mg 3g/4, सही है क्या? और यदि आपने इसे छोड़ा, जैसे मान लिया ये पेन है, मैंने इसे छोड़ा, तो नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स की डायरेक्शन में ये मोशन करता है, सही है? लेकिन अगर जो इसमें mg के साथ साथ एक दूसरा फोर्स इधर भी लगने लगे, तो जब आप इसे छोड़ोगे तो ये किधर मोशन करेगा, ऐसे, Yes. है ना? जब आप इसे छोड़ोगे तो ये ऐसे मोशन करेगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो बोर्ड पे देखो, हाँ बोर्ड पे देखो आप। तो जब आपने एक पेंडुलम को, इस मास को छोड़ोगे तो ये मोशन करेगा इधर, तो क्योंकि नेट जो जी होगा वो इधर की ओर हो जाएगा, ऐसे, ये Yes. आप समझ में? तो जब ये सर्कुलर मोशन ऐसे करेगा, तो जो नेट जो ये होगा ये लोएस्ट पॉइंट की तरह काम करेगा और ये हाईएस्ट पॉइंट की तरह काम करेगा। Yes. और जी इफेक्टिव जो होगा इसमें रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस 3g/4 का होल स्क्वायर, यानी 5g/4 जी इफेक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आती है नहीं? Yes. सही है? तो एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा टेंशन इन द रॉक विल बी मिनिमम। तो बोर्ड पे देखो, तो ये थीटा निकाल लूं मैं, ये थीटा निकालना है, तो ये तो g है, ये 3g/4 है, बोलो, तो यही तो निकालना है थीटा। तो tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा हो गया g/3g/4 4/3, और ये 4/3 होता है tan 53 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 53। Yes. बात समझ में आ रही है नहीं? मैंने निकाली, इसमें एक था, हमने में डाल था। है, क्या कह रहे हो? 7 वाला मैंने निकाल दिया था, बट मेरा थोड़ा लेट में था। अच्छा अच्छा, आपने कैसे निकाल दिया? ऐसे नहीं निकाला था जैसे मैंने किया है? नहीं, कैसे किया? तो मैंने तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के कुछ सॉल्व किया है इसको, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे नीचे क्या दिक्कत है। डाउट नेट से देख के? नहीं सर, अपनी मेहनत। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब आप उसे यूज करना चाहिए, हम भी यूज कर लेते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, है ना? ये वैसे मैंने खुद निकाला था, फिर काफी लंबा चौड़ा बचा। हाँ चलो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात। मैं ये सोच रहा हूँ इसका सॉल्यूशन कुछ और उसमें दे रखा होगा, तो उसके हिसाब से आपने कर दिया होगा। ये मेरा पूछने का पर्पस था। डाउटनेट बहुत ही अच्छा ऐप है, आप उसे यूज कर सकते हो, अपन भी कभी कभी उसे यूज कर लेते हैं, ठीक है? ऐसा उसमें कोई वो नहीं है कि बहुत हमने जुल्म कर दिया उसमें देख के। भाई वो उसमें क्या है, फोटो खींचो ऐसे और फिर सॉल्यूशन आ जाता है, तो कितनी अच्छी बात है ना। पहले तो हमें टाइप करना पड़ता था कुछ भी चीज करने के लिए, अब उसमें क्या है, ऐसे आ रहा है। तो उसे भी आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, अपन भी यूज करते हैं क्योंकि, है ना? ये है, तो ये बात है। नेक्स्ट, तो इसमें एट करेगा, मेरा आंसर ही नहीं रहेगा। अब तो निकाल दोगी? अरे तो मेरा आंसर ही ठीक, तो कुछ जीएल रूट आ रहा है। देखो देखो, अब ये सिचुएशन बदल गई। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब सिचुएशन बदल गई। अगर जो जी यूं था, तो मिनिमम वेलोसिटी कंप्लीट करने के लिए कितनी थी, √5g r।
Yes. तो अब आपका जो मिनिमम पॉइंट है आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, वी मिनिमम यहाँ पे देनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे नहीं, हाँ. यहाँ पे वी मिनिमम निकालो आप, तो वो आएगी और रूट 5 जी इफेक्टिव आर। तो जो वी मिनिमम आएगी इस पॉइंट पर वो आएगी रूट 5 जी इफेक्टिव इंटू आर, यानी कि 5/2 रूट जी आर। लेकिन सुनो एक मिनट, ये तो मिनिमम स्पीड आ गई 5/रूट जी इस पॉइंट पे, लेकिन हमें तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कहा पूछा ड्यूरिंग द होल पाथ पूछा है, तो यही आएगी फिर तो आंसर। ठीक है. लेकिन क्वेश्चन में पता क्या पूछना चाहिए था इसे, क्वेश्चन में उसे ये पूछना चाहिए था कि इस पॉइंट पर मिनिमम स्पीड कितनी दे, इस पॉइंट पे। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो निकालोगे, वो तो बात सही है आपकी, लेकिन फिर आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस तरीके से लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि जी इफेक्टिव ऐसे है ना, तो कभी आप ऐसे लगा दो यूं करके, आपको डिफरेंस ये मानना पड़ेगा और ये होगा आपका दूसरा पॉइंट। बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर. हाँ, तो जब एडवांस में क्वेश्चन बनेगा तो यही बनता है यहाँ पे, इस पर मिनिमम स्पीड कितनी हो कि ये कंप्लीट कर जाए, तो उसके लिए पहले आपको लोएस्ट पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ स्पीड लगा करके और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके निकालना पड़ेगा। उसके बाद एक्सरसाइज 3 में 1 और 3. एक्सरसाइज 3 में 1 और 3